हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा? चलिए, आज से हम आपको पढ़ाएंगे वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड क्या होता है, इसमें देश कौन कौन से हैं, वो कैसे काम करते हैं, सारी चीजें हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। इसमें वर्ल्ड मैप को पढ़ा कैसे जाता है, सारी चीजें आपको बताएंगे। देश कहां पे हैं, उनकी राजधानियां कहां पे हैं, कौन सी नदी कहां पे है, कौन सा पहाड़ कहां पे है, सारी चीजें अब आगे आने वाली क्लासों में आपको धीरे धीरे पता लगेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड मैप की। हालांकि आज हमारे पास मैप नहीं है, कल मैप आ जाएगा तो फिर उसमें अच्छे से समझ में आएगा। आज आपको केवल जनरल चीजें बतानी है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है, इसलिए आज मैप हमने नहीं लगाया है। ठीक है, तो मैप आपको कल मिलेगा। ठीक है, आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो ऑनलाइन बच्चों को तो कमेंट बॉक्स में बता दे, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं एटलस। जो हम लोग मैप पढ़ते हैं वो कौन सा मैप पढ़ते हैं? वर्ल्ड एटलस पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? वर्ल्ड एटलस। इसमें आपको वर्ल्ड का मतलब तो पता है, क्या होता है? विश्व। क्या होता है? संसार होता है, विश्व होता है। एटलस का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा दिक्कत है एटलस। एटलस लोग कहते हैं एटलस का मतलब क्या होता है? तो एटलस का मतलब कुछ नहीं, इसका जो ओरिजिन हुआ है एटलस शब्द का, वो ग्रीस में एक देवता थे जिनका नाम क्या था? एटलस। ग्रीस लोगों का मानना है कि जो एटलस नाम के जो देवता है वो पृथ्वी को क्या किए हुए हैं? साधे हुए हैं। क्या किए हुए हैं? साधे हुए हैं। जैसे हम लोगों के हिंदू पुराण में क्या बताया गया है कि पृथ्वी को कौन साधे हुए, तो हम लोगों को शायद गाय साधे हुए अपनी सींग पे, ऐसा ही कुछ बताया गया है, या कछुआ रखे हुए अपनी पीठ पे पृथ्वी को, इस तरीके से हम लोग को क्या बताया गया है। तो ग्रीक में ही वैसे कैसे बताया गया है, वहां के लोगों को बताया गया कि जो एटलस नाम के देवता है वो पृथ्वी को क्या किए हुए हैं? साधे हुए हैं। पृथ्वी को लोग क्या किए, कुल मिला के उनका कहने का मतलब कि पृथ्वी जो ओरिजिन हुआ है वो किस देवता ने किया है? एटलस ने। तो वहीं से इनका नाम चलाया वर्ल्ड एटलस, विश्व के देवता। विश्व के देवता, ठीक है, बात समझ में? विश्व के देवता। तो हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखती है, ऊपर चपटी है, नीचे क्या है? चौड़ी है। क्या है? चौड़ी है। ऊपर क्या है? चपटी है। आप एक तरीके से कह सकते हो, हमारे जैसे आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी कैसी है तो आप क्या बताओगे? गोल नहीं बताओगे, कैसे बताओगे? चपटी है। जो किनारों पे तो क्या है? पतली है, और बीच में क्या है? मोटी है। ठीक है, अंडाकार आप कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? अंडाकार कह सकते हैं। बात समझ में आई? अब यह है आपकी पूरी पृथ्वी। अब देखो, जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब मानक है। क्या है? मानक। जो प्रकृति है हमारी, जो रेखाएं हम लोगों की पृथ्वी पे खींची गई हैं, ऐसी कोई रेखाएं नहीं खींची है। किसने? पृथ्वी ने नहीं खींची है। किसने खींचा है? ये हम लोगों ने अपनी सुविधाओं की वजह से, पृथ्वी को जानने की वजह से क्या किए हैं? काल्पनिक रेखाएं खींचा है। तो जो मेन काल्पनिक रेखाएं हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे। भाई, वर्ल्ड पढ़ने से पहले हम ये तो जाने कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी में क्या क्या चीजें हैं, पहले हम वो जानेंगे, फिर इसके बाद उसको देश के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जैसे हमारी पूरी पृथ्वी है। क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में जो बीच वाली रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा भी कह देते हैं। ये कितनी डिग्री से जाती है? अब डिग्री क्या होती है इसको समझो। कोण क्या होता है? डिग्री आपने पढ़ा होगा, मैथ में मैंने पढ़ाया। कोण, कोण की परिभाषा मैंने बताई है ना। तो वहीं पर पृथ्वी का ये कोण है। पृथ्वी बीच में किस कोण पर बनी हुई है? तो जीरो में। फिर उससे ऊपर थोड़ा सा चलते तो ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ऊपर वाला पार्ट कितने उसमें झुका हुआ है? 23.5 डिग्री में झुका हुआ है। कितने में झुका हुआ है? 23.5 डिग्री में क्या हुआ? टिल्ट है। क्या है? टिल्ट है। पृथ्वी हमारी कितनी भी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री में झुकी हुई है। ठीक है, ऊपर से भी 23.5 में झुकी हुई है और नीचे से भी 23.5 में, थोड़ा सा इस प्रकार से। पृथ्वी बिल्कुल खड़ी नहीं है, 90 डिग्री पे पृथ्वी नहीं है। कितने में है? हल्की सी टिल्ट है, हल्की सी टेढ़ी है। बात समझ में आई आपको? कितने डिग्री पे है? तो 23.5 डिग्री पे। इसी तरीके से 23.5 डिग्री इधर नीचे भी झुकी हुई है। ठीक है, और इन रेखाओं को हमने क्या नाम दिया है? इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसको कहते हैं नीचे वाली को मकर रेखा। मकर रेखा। चलो, आपने रेखाओं के बारे में मोटा मोटा जान लिया। क्या किया? जान लिया। इस वाली को, ये वाली एक रेखा होती है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बता दी। ये साढ़े कितने होते? 66 डिग्री पे होती है। ये वाली भी कितनी होती है? 66.5 डिग्री पे। इसको आर्कटिक बोलते हैं। रुको, अब पहले समझो। आपने इसको देखा 66.5 डिग्री है। अब पहले स्थान देख लेते हैं। देखो, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कह देते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं। क्या कह देते हैं? उत्तरी गोलार्ध।
मतलब कहने का अच्छा एक बात बताओ, दिशाएं आपने पढ़ी है कि नहीं? ऐसे ये क्या होती है? पूरब, पश्चिम, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण। तो हमने इसको ऊपर की साइड है तो हमने पृथ्वी को बीच से क्या कर दिया? अपनी सुविधा के लिए पृथ्वी को बीच से काट दिया और ऊपर वाले भाग को क्या बोल दिया? उत्तरी गोलार्ध। तो नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहां तक बात समझ में? ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखो अब देखो इतना समझ में आया ना आपको? ये रेखाएं, अब ये रेखाएं हम लोग क्यों खींचते हैं, अब बात समझना। जैसे अब पूरी पृथ्वी है, किसी की लोकेशन पता करनी है कि पूरी पृथ्वी पे आप कहां हो, तो ये जो रेखाएं खींची गई है, ये मैंने मेन रेखाएं आपको बताई हैं। इन्हीं रेखाओं से, इन्हीं कोणों से पता किया जाता है ये रेखाएं क्यों खींची जाती हैं। तो पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन को प्राप्त करने के लिए, जैसे भारत है तो किस लोकेशन पर है, अमेरिका है किस लोकेशन पर है, तो लोकेशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं? काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं जो विश्व में कहीं नहीं बदलती, हर देश में यही रेखाएं चलेंगी। तो सभी देशों को बताया जाता है कि ये कंट्री फलाना डिग्री से फलाना डिग्री के बीच में क्या है। तो सब लोग जान जाते हैं, मैप खोलते हैं और फलाना डिग्री देख के पता लगा लेते हैं। ये सबसे ज्यादा काम समुद्र में आती है। समुद्र में तो भाई कोई सीमा नहीं होती, समुद्र आपको एक ही जैसा दिखता है, दूर तक पानी। आपने समुद्र को अगर देखा हो तो कहां दूर तक पानी रहता है, वहां दूर तक कोई भी आपको नहीं दिखता है। अब वहां पे लोकेशन बताने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? यही रेखाएं बताती हैं। ठीक है, इन्हीं को अक्षांश कहते हैं और देशांतर और अक्षांश कहते हैं। ठीक है, देशांतर कौन सी रेखाएं होती हैं? देश के अंदर ऐसे ऐसे जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर। और ये क्या है आपकी? अक्षांश। जो ऐसे ऐसे खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश। जो खड़ी रेखाएं होती है देशांतर, वो बात अलग है। ठीक है, अब बात समझना, भूमध्य सागर के बीच का मतलब कर्क रेखा के नीचे वाला और मकर रेखा के ऊपर वाला, फिर से सुनना मैंने क्या कहा, मकर रेखा के ऊपर वाला और कर्क रेखा के नीचे वाला, इस क्षेत्र को हम लोग किसी नाम से जानते हैं, उसका नाम है उष्ण कटिबंधी। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, कटिबंध का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। उष्ण का मतलब क्या होता है? ऊष्मा मतलब गर्म। कहने का मतलब ये जो बीच का क्षेत्र होगा ना वो क्या होगा? गर्म होगा। क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो सूरज है वो इन्हीं दो रेखाओं के बीच में होता है। मैक्सिमम हमारा सूर्य उत्तर की ओर कहां तक जाता है? 23.5 डिग्री तक जाता है। और दक्षिण की ओर कितना जाता है? 23.5 डिग्री तक जाता है। कहां तक जाता है? 23.5 डिग्री तक जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। मतलब कहने का कि यहां पर गर्मी भयानक पड़ेगी। और हमारा देश जानते हो कहां पर है? हमारा देश मकर रेखा के, हमारे देश से, भारत से कौन सी रेखा गई है? मकर रेखा। 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात से प्रवेश करती है, समझे? गुजरात से क्या करती है? प्रवेश करती है। तो सोचो कर्क रेखा, हमारा देश कहां पे? तब समझ लो यहां पे इतनी गर्मी पड़ती है। सोचो जो भूमध्य रेखा पर है कितनी गर्मी पड़ रही होगी, बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। और जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है उससे तीनों क्या निकलती है? तीनों रेखाएं निकलती हैं। कर्क रेखा भी जाती है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से जाती हैं? आपकी अफ्रीका महाद्वीप। इसीलिए वहां के लोगों का कलर क्या होता है? सांवला। वहां गर्मी भीषण, चरम पे गर्मी पड़ती है। क्या होती है? चरम पे गर्मी पड़ती है। बात समझ में आई? तो हमारा जो देश भूमध्य रेखा पर होगा, भूमध्य रेखा के क्या होगा? बीचों बीच, उस देश में गर्मी क्या पड़ेगी? भयानक। 12 साल, 12 महीने, 1 साल, मतलब पूरे साल क्या रहेगी? भद्दर गर्मी रहेगी। क्यों? क्योंकि सूरज जब मकर रेखा की तरफ आएगा तब भी आपको कहां देखेगा? विषुवत रेखा पे देखेगा या भूमध्य रेखा पे देखेगा। जब ऊपर जाएगा तब भी। जब हमारे यहां सर्दी होती है ना तो सूरज खसक के कहां चला आता है? यहां पे। कहां चला आता है? यहां पे। और जब हमारे यहां गर्मी, ठंडी होती है तो यहां गया, जब गर्मी होगी, अब इतनी समय हमारा सूरज कहां पे है? सूरज इतनी समय फुल मकर रेखा पे है, अब यहीं पे है। तो भगदड़ पूरी जितनी उष्मा सब मकर रेखा पे जी। तो जितने भी मकर रेखा वाले हैं खूब गर्मी से जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा कर्क रेखा पर, सॉरी ये ऊपर वाली रेखा की बात करो। कर्क रेखा वाले जितने देश हैं वो सारे देश गर्मी से खूब परेशान है। और नीचे जहां ऑस्ट्रेलिया है वहां पे क्या हो रही होगी? इतनी समय सर्दी पड़ रही होगी। क्या हो रही होगी? सर्दी पड़ रही होगी।
और ऊपर साइड गर्मी पड़ रही है। तो इतनी चीज समझ में आई कि इस बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। इन दोनों बीच के इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला तो ये भी शीतोष्ण कटिबंध होगा, शीतोष्ण कटिबंध। बात समझ में आई आपको। अब यहां पे देखो सूरज हमारा कहां तक आएगा, यहां तक। अब देखो पृथ्वी पे जैसे हम ध्रुवों पे जाते जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, माइनस में टेम्परेचर पहुंचता। यहां पे क्या है, माइनस पे टेम्परेचर है, ऊपर क्या है, माइनस पे टेम्परेचर है। क्या है, माइनस पे टेम्परेचर है। तो यहां पर ग्लेशियर है, क्या है, यहां पे ग्लेशियर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ग्लेशियर है। समझ में आ रही है बात आपको कि नहीं आ रही है। अब बात समझना, सूरज आपका यहां तक आया और नीचे क्या है, बर्फ। तो ये बीच वाला एरिया कैसा रहेगा, ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा सर्दी। तो शीतोष्ण कटिबंध अगर आपसे पूछे तो ऐसा ही स्थान पृथ्वी में ना तो ज्यादा गर्मी पड़े ना तो ज्यादा सर्दी पड़े, बिल्कुल बीच का मौसम क्या कहलाएगा आपका, शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से ऊपर भी होता है। और शीत कटिबंध क्या होता है, शीत कटिबंध। यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, शीत कटिबंध। यहीं पर आपका साइबेरिया है, रूस कहां पे है, ऊपर साइड है, बहुत सर्दी पड़ती है वहां पे। यहां पर भद्दर ठंडी पड़ेगी। क्या होगा, भद्दर ठंडी पड़ेगी। इतना ठंड कि -40 डिग्री 45 डिग्री 50 माइनस में इतना जाता है। सोचो 0 डिग्री में क्या हो जाता है आपका, पानी जम जाता है और यहां पे माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। तो आपको पृथ्वी समझ में आई ना कि इसमें कौन सी रेखाएं कहां पे गई हैं। 23.5 डिग्री पे मकर रेखा गई है, कहां पे, नीचे साइड। ऊपर साइड 23.5 डिग्री में कौन गया है, कर्क रेखा। और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गई है, भूमध्य रेखा। अब आपको ये समझ में ना उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, ऊष्मा ज्यादा गर्मी कहां पे पड़ेगी, यहीं पे। अब आपको एक थोड़ी सी चीज यहां पे हम और बता दें आपको, जो हमारा अमेजोन का जंगल है जो ब्राजील में है, अमेजोन का जंगल सबसे बड़ा जंगल है, इसको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। वहां पे जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है ना तो उसको भी 1-2 मिनट लग जाता है जमीन पर पहुंचने पर। सूरज की रोशनी तो नीचे तक आ ही नहीं पाती है, इतने घने पौधे हैं। क्यों है आपको पता है, क्योंकि जो हमारा अमेजोन का जंगल है वो इन्हीं उष्ण कटिबंधीय के बीच में आता है, भूमध्य रेखा के पास आता है। और भूमध्य रेखा के पास का एक नियम है कि यहां पर गर्मी खूब पड़ेगी तो शाम की वर्षा भी खूब होगी। क्या होगी, गर्मी। अब देखो बारिश का एक सिस्टम आप समझो, जहां पे अधिक गर्मी पड़ेगी वहां पर बारिश की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जब हमारे आसपास का क्या हो जाता है, टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो यहां की हवाएं कहां चली जाती हैं, ऊपर गर्म होके। तो इसको भरने के लिए ठंडी हवाएं आएंगी कि नहीं, और ठंडी हवाएं कहां होती हैं, जहां पानी होगा, मतलब बादल के पास। तो जितने बादल होते हैं इनको भरने के लिए आते हैं, और जब इनको भरेंगे तो क्या होगा, आपका वर्षा होनी तय। आप अपने मम्मी पापा के मुंह से अधिकतर एक चीज सुनते होंगे कि आज गर्मी बहुत है, लग रहा है शाम तक पानी होगा। अधिकतर लोग, बूढ़े लोग कह देते हैं, साइंस नहीं पढ़े वो, लेकिन उनको ये चीज पता है, अनुभव से पता होती है। हम लोगों ने साइंस पढ़ा है। क्या होता है, जब खूब गर्मी पड़ेगी अधिकतम, तो यहां की जो हवाएं हैं, भाई हमारे ऊपर क्या है, वायुमंडल है, यहां की जितनी भी हवा है वो सारी हवाएं कहां चली जाएंगी, ऊपर। और जब हवाएं ऊपर चली जाएंगी तो इनको भरने के लिए ठंडी हवाएं आएंगी, और ठंडी हवा अपने पास क्या लेके आती हैं, बादल लेके आती हैं, पानी लेके आती है, और वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो जंगल को बनने के लिए क्या चाहिए, कायदे वाली धूप और कायदे वाला पानी। तो भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम जंगल कहां पे मिलेंगे आपको, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहां पर धूप भी रहती है 3-4 बजे तक खूब, और फिर उसके बाद शाम के पानी भी हो जाता है। तो खूब जंगल कहां पे मिलेंगे, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको। ये चित्र बना लो, फिर इसके बाद आगे कुछ थ्योरी लिखाते हैं और उसके बारे में आपको समझाते हैं। नोट कर लो, फिर इस बाद आगे करते हैं। चलो, आपने वो नोट कर लिया, कुछ समझ में आया। देखो आज पहली क्लास है, आपको थोड़ा नहीं भी समझ में आएगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। मैप अभी नहीं चल रहा है आपका, एक तरीके से मान लो कि जीएस मजबूत कर रहा है कि पृथ्वी क्या थी। पृथ्वी को हम लोग एटलस ही क्यों कहते हैं, एटलस वर्ल्ड ही क्यों कहते हैं, इसमें कौन कौन सी रेखाएं थी, क्या कितनी रेखाओं के बीच में कौन सा क्षेत्र होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कुछ जीएस के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारी पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी हुई है,
तो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अब झुकी रहने का मतलब देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। क्या कि जब जो है पृथ्वी सूर्य के नजदीक रहेगी तो गर्मी अधिक पड़ेगी। कि देखो जो ये सूर्य है हमारा, गौर से समझना जो कह रहे हैं, पृथ्वी हमारी कैसे चक्कर लगा रही है, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार में क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो एक बात बताओ, जब पृथ्वी यहां पर रहेगी तो गर्मी अधिक पड़नी चाहिए, अमूमन सी बात है भाई। आप आग के पास जाओगे तो गर्मी आपको, लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। जब पृथ्वी क्या होती है, सूरज के नजदीक होती है तो गर्मी कम पड़ती है, ठंडी पड़ती है, और जब ये दूर रहेगी तब हुमच के इतनी समय पृथ्वी सूरज से क्या है, दूर है। क्या है, दूर है, लेकिन गर्मी खूब पड़ रही है। ठंड के समय में सूरज के पास क्या पहुंच जाती है, पृथ्वी नजदीक हो जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होता है आपका, हमारी पृथ्वी कितने पे टिल्ट है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अब गौर से समझना, हमारी पृथ्वी झुकी है ऐसे, कैसे झुकी हुई है, इस तरीके से, थोड़ा सा इस पूरी पृथ्वी मानो, इसको मेरे इतने हाथ को क्या मानो पृथ्वी। अब ये ऐसे चक्कर लगा रही है, ऐसे 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 चक्कर लगाएगी, तो जब ये सिरा सूरज की तरफ होगा तो रोशनी ज्यादा लेगा, तब गर्मी पड़ती है। और ये वाला सिरा पीछे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूरज की रोशनी कंपेयर टू इधर के कंपेयर के यहां कम पड़ेगी, तो ठंडी यहां पे पड़ने लगती है, गर्मी यहां पे। और जब ऐसे ही घूम के ऐसे आ जाती है, तब सूरज, मान लो सूरज यहां पे है, तो सूरज की रोशनी कहां पे पड़ेगी, भद्दर यहां पे। ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो जाता है आपका, ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, ऐसे पहुंचती है दूर तक। 6 महीने वहां पर अंधेला रहता है, 6 महीने उजेला रहता है, कहां पर, हमारे ध्रुवों पर। तो बात समझ में आई आपको कि पृथ्वी पर ये कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी कि सूरज के नजदीक होगी पृथ्वी तब ठंडी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो टिल्ट है। आपने एक जीएस में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी पर जो मानसून परिवर्तित होता है वो किस कारण होता है, तो सूरज की चक्कर लगा रही है उसको नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो टिल्ट है, झुकी हुई है, इसलिए ऋतुएं क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। कब कहां ठंडी पड़ेगी, कहां गर्मी पड़ेगी, ये कहां बताएगा, ये जो 23.5 डिग्री पे झुकी। अगर सीधा झुकी हो तब तो आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, पास है तो ठंड, पास है तो गर्मी, दूर है तो ठंडी। लेकिन 23.5 में झुकी हुई है तो उल्टा हो जाता है। समझ में आई बात आपको। तो हमारी पृथ्वी कितने में झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। समझ में आया ना कि ऐसे जो बताए थे, जहां सूरज की रोशनी। अब देखो अच्छा और एक बार समझ लो, जैसे ये एक पृथ्वी मानो, इसको क्या मानो, पृथ्वी, सूरज यहां पे है तो पूरी रोशनी सीधा जाएगी, और इसी को ऐसे झुका दो, ऐसे पृथ्वी हमारे 23.5 झुकी है। अब सूरज यहां पे, तो यहां पर रोशनी ज्यादा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और ये हिस्सा दब जाएगा, क्योंकि सूरज यहां पे देखेगा, यहां पर तो देखेगा नहीं। तो जब यहां देखेगा नहीं और जहां देखेगा तो वहां पर हुमच की गर्मी करेगा, और जहां पे नहीं देखेगा वहां पर टाटा बाय बाय ठंडी। और जब ये ऐसे ही घूम के इस तरफ आता है तो सूरज कौन गई थी देखेगा, इस तरफ, अब इधर गर्मी पड़ेगी, उस तरफ अंधेला हो जाएगा। और पृथ्वी हमारी ऐसे भी तो घूम रही है, ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। और ऐसे कितना चक्कर लगाती है, 365 दिन में कितना लगाती है, 365 दिन में लगाती है, ठीक है। और ऐसे कितना लगाती है, 24 घंटे में। तो दिन और रात कितने घंटे के होते हैं, 24 घंटे के। और ऐसे कितना लगाती है, तो एक साल कितने का होता है, 365 दिन का। तो बात समझ में आई। तो अब ऐसे घूम रही तो इसका हर हिस्सा धूप में सेक जाता है कि नहीं सेक जाता। जब ये सेकेगा तो ये वाला अंधेला हो जाएगा। तो आपको दिन और रात पता लग रही क्यों होता है ऐसे। अब मान लो सूरज ऐसे, पृथ्वी ऐसे टिल्ट होकर ऐसे घूम रही है, समझना गौर करके। तो यहां पर सूर्य की रोशनी तो दिन है। आपने देखा होगा भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, और जब अमेरिका में रात होगी तो भारत में दिन होगा। इतनी समय आप क्रिकेट चल रहा है, अगर आप क्रिकेट विश्व कप में देखोगे, T20 का विश्व कप चल रहा है तो अमेरिका में हो रहा है, तो वहां पर हम लोग रात के 9-10 बजे देखते हैं तो दिन रहता है, और हमारे यहां अंधेला। क्यों, क्योंकि अमेरिका पीछे पड़ जाता है और भारत आगे। तो सूरज की रोशनी भारत को देख रही होती, अमेरिका को देख रही होती है, तो अमेरिका में क्या है, दिन, भारत को नहीं देख रही, तो भारत का क्या है, पीछे साइड है, तो क्या है, रात। और ये ठंडी गर्मी का कॉन्सेप्ट, पृथ्वी इतनी समय ऐसे है, हम लोग कहां पे हैं, उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम लोग यहां पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे घूम रही है तो खूब उमस की गर्मी पड़ती है यहाँ पे। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो नीचे साइड, खूब ठंडी पड़ रही होगी, तो मजा ले रहे होगे खूब। और जब ऐसे ही घूम के इधर आ जाएगी तब फिर बउआ आप ऑस्ट्रेलिया में खूब गर्मी पड़ेगी, और हम लोग रजाई ओढ़ेंगे, और ये लोग क्या करेंगे, आओ घूमने चलते हैं, कहां पे, इंडिया पे, सर्दी है वहां पे। अभी लोग कहां जा रहे हैं, कहीं यूरोप जा रहे हैं घूमने, क्योंकि वहां पे क्या पड़ती है, सर्दी, क्योंकि यूरोप ऊपर साइड है, पृथ्वी में क्या है, ऊपर साइड है। तो ऊपर साइड देखो, ध्रुव
कहीं पर भी हो, ध्रुव में आपकी बर्फ ही जमी रहेगी, क्योंकि यहां पृथ्वी, यहां सूरज की रोशनी बहुत नाम मात्र पहुंच पाती है। क्या होती है? बहुत ही नाम मात्र पहुंच पाती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। हमारी ठंडी और गर्मी कैसे होते? 23.5 डिग्री झुके होने के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा कितने में खींच दी हम लोगों ने? जितनी डिग्री पे झुकी हुई है उतनी डिग्री पे हमने क्या कर दिया है? रेखाएं खींच दी है, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर वाली को मकर रेखा और नीचे, ऊपर वाली को कर्क रेखा और नीचे वाली को मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध वाली को क्या कहते हैं हम लोग? कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध वाले को क्या कहते हैं? मकर रेखा। बात समझ में आई आपको? चलो, सबसे ज्यादा गर्मी विषुवत रेखा पर पड़ती है। क्यों पड़ती है समझना, क्यों पड़ती है समझना। ये जीएस के क्वेश्चन बनेंगे आपके। जैसे ये है हमारी पृथ्वी, विषुवत रेखा ये है हमारी, कर्क रेखा ये है हमारी, मकर रेखा ये है हमारी। अब सूरज इन्हीं दोनों के बीच में टहलेगा। ठीक है, कभी इधर गश्त लगाता है तो कभी इधर गश्त लगाता है। अब गौर से समझना, जब ये इधर जाएगा तब भी विषुवत रेखा को एक बार देख के जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक है। नीचे वाले आदमी से पूछिए जो विषुवत रेखा में, ठीक है गर्मी अच्छी पड़ रही, ज्यादा लेना हो बताना हमें। कर्क रेखा से जब मकर रेखा में आएगा तब फिर विषुवत रेखा को एक बार झांक लेगा, ठीक ठाक है गर्मी पड़ रही है। फिर जब ऊपर जाएगा तो फिर झांकेगा, ठीक ठाक है गर्मी पड़ रही है कि नहीं, और ज्यादा होता मऊ ज्यादा तो बौछार मार देवे धूप की। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही? तो जब भी सूरज इधर जाएगा तब भी विषुवत रेखा से होके जाएगा, और जब इधर से इधर आएगा तब भी विषुवत रेखा में। तो गर्मी यहां पे अधिक पड़ती है। ठीक है, कहां पे अधिक पड़ती है? यहां पर, क्योंकि सूरज यहीं पे बार बार देखेगा। दिन में एक बार जरूर इधर देख ले मुड़ के, जहां सूरज की धूप ज्यादा वहां गर्मी अधिक। ठीक है, तो आपको बात समझ में आया ज्यादा क्यों पड़ती है विषुवत रेखा में? क्योंकि सूरज बार बार टहलता रहता है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? अब बात करते हैं हम लोग पृथ्वी पर सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है? तो आप क्या बताओगे? विषुवत रेखा का, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है? तब क्या बताओगे आप? तो पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र टुंड्रा होता है। क्या होता है? टुंड्रा। देखो ये अभी तक उतना ज्यादा चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन अभी पीसीएस में क्या हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ठंडी कहां पे पड़ती है। तो कुछ लोगों ने लेह लगाया, कुछ ने लद्दाख लगाया, वहां पे सर्दी ज्यादा पड़ती है, किसी ने हिमालय की चोटी लगाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है वो टुंड्रा पे पड़ती है। अब टुंड्रा और टैगा दो चीजें होती है, टुंड्रा और टैगा। ये मान के चलो कि हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है, तो इस नीचे वाले भाग को, इतने भाग को हम लोग क्या कह देते हैं? टैगा बोल देते। क्या बोलते हैं? टैगा। अगर आपसे पूछे जाए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ठंडी कहां पड़ती, तो आप बताओगे ध्रुवों पर। ठंडी कहां पड़ेगी? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर कहां पे पड़ती है? तब तो आपके लिए दिक्कत हो गई। ध्रुवों पे बताओ जरा कहां पे बनती है? तो ध्रुवों दो जगह से मिलकर बनता है, टुंड्रा और टैगा। तो नीचे वाले को कहते हैं टैगा, ऊपर वाले को क्या कहेंगे? टुंड्रा। तो ध्रुवों पे जितना ऊपर जाओगे, बिल्कुल ध्रुव के, पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर खड़े हो जाओगे ना, तो सबसे ज्यादा ठंडी पड़ेगी। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? टैगा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टैगा। क्या बोलते हैं? ये है टैगा। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ठंडी कहां पे पड़ेगी, सबसे ज्यादा टेंपरेचर कहां पे माइनस का रहेगा? तो कहां पे रहता है हमारा? टुंड्रा पे रहता है। कहां पे रहता है? टुंड्रा पे। और टैगा इसके नीचे वाला। टैगा में भी ठंडी खूब पड़ती है, लेकिन टुंड्रा की अपेक्षा हल्की सी कम, 2-3 डिग्री टेंपरेचर क्या रहता है? नीचे कम रहता है, यहां पर अधिक रहता है, और ऊपर वही बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा ठंडी कहां पे पड़ती है? टुंड्रा में पड़ती है। यहां तक समझ में आई बात आपको? अब पृथ्वी के आज महाद्वीप देख लेते हैं, कितने महाद्वीप में हमारी पृथ्वी को बांटा गया है। बस इसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे, बाकी बातें करेंगे कल, जब मैप आ जाएगा तब बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, मैप में अच्छे से दिखा के। तो पृथ्वी पर हमारे महाद्वीप की बात करते हैं, तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? जरा मुझे कोई बताएगा? बहुत ही नॉर्मल जनरल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। पृथ्वी पर महाद्वीप हैं, बताओ जल्दी से। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। कितने हैं? 7 महाद्वीप। जरा नाम बता सकते हो सातों का? नहीं बता पाओगे। अब देखो, जो मैं लिख रहा हूं इस सातों का नाम लिखूंगा, और सातों को कल मैं बताऊंगा मैप में ये कहां कहां है। ठीक है, सातों में से इनको बढ़ते क्रम में मैं लिखूंगा। किस क्रम में लिखूंगा? बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा क्या है? घटते क्रम में, सॉरी। सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपका एशिया है।
एशिया महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आता है? उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका, जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। आपसे जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है? तो आप क्या बताओगे? अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, अब जब आप गौर से समझना, जब मैं ये महाद्वीप लिखाऊंगा तो इससे कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन महाद्वीपों से बनते हैं। तो कल वो वन लाइनर क्वेश्चन भी मैं आपसे लिखाऊंगा जनरल नॉलेज के, जैसे अंध महासागर की, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, सभ्यताओं का पालना किसे कहते हैं, मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, सांपों का या फिर जीव जंतुओं का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं, तो सारी चीजें हम कल वाले उसमें बताएंगे, वन लाइनर में लिखवा देंगे आपको। ठीक है, आज आप केवल इतना जानो, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, फिर इसके बाद अफ्रीका, फिर इसके बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर इसके बाद इससे छोटा, उत्तरी अमेरिका के छोटा दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका हो गया, किससे बड़ा? अफ्रीका से। अफ्रीका से छोटा कौन हो गया? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से छोटा दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका से छोटा कौन सा होता है? कितने महाद्वीप हमने पढ़ डाले? 1 2 3 4। अभी 3 महाद्वीप हमारे बहुत बच रहे हैं, बताओ। एक महाद्वीप है जो छुपा हुआ महाद्वीप है, वो आप बताओ जरा कौन सा है? यूरोप और ऑस्ट्रेलिया 2 तो बच ही रहे हैं, वो तो है। यहां पर एक है जो आपको बताना है, बताओ जरा सा वो कौन सा है? मुझे नहीं पता, चलो हम बताते हैं। इससे छोटा है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप है जो पूरी तरीके से बर्फ में है, बर्फ में ढका हुआ। अब ये कहां पे है? कल मैप में बताएंगे। फिर इसके बाद आपका कौन आ जाता है? यूरोप आ जाता है, यूरोप आ जाता है। यूरोप से भी छोटा है ओशनिया महाद्वीप, ओशनिया महाद्वीप। अब आपने ओशनिया नाम पहली बार सुना होगा, कल मैंने आपको बताया भी था। ओशनिया होता है आपका ऑस्ट्रेलिया को बोल देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई भी महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई भी महाद्वीप नहीं है। वो कौन सा है? ओशनिया है। इस महाद्वीप में आपका पापुआ न्यू गिनी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है। ये सारे देशों के समूह को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओशनिया महाद्वीप। तो आपसे अब जनरल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्या बताओगे आप? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ओशनिया महाद्वीप। ये 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। फिर इसके बाद यहां से और क्वेश्चन नहीं बनते, आपसे बड़ा और छोटा ही पूछता, और सातों के नाम आप याद कर लेना बस। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो तो बताओ, फिर मैं यहां से आपको समझा दूं। अगर सब कुछ समझ में आया तो फिर क्लास को एंड करते हैं। ऑनलाइन बच्चों को अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। धन्यवाद क्लास देखने के लिए। आप नोट्स जरूर बनाते रहिए। वर्ड मैप के तो नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, मैथ में आप ढिलाई कर सकते हैं, यहाँ पे ढिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो सारी चीजें पीछे से आप खाते चले जाएंगे, आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो आप राइटिंग ज्यादा करिए, लिखिए ज्यादा, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। चलिए बाकी बातें करते हैं कल। अब मिलते हैं हम लोग मैथ की क्लास में। धन्यवाद। आज के लिए साथ बने रहने के लिए कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।